Hi, good afternoon. I welcome you all to this session. So, I'm Subiksha Bhaskaran, a product marketer from Zoho Books team. In today's webinar, we will explore the new amendments and policies shaping the future of GST in detail. And today, we are privileged to have with us CA Venugopal Gela, a GST expert. His notable contribution includes the active involvement in drafting and designing e-invoicing alongside of GSTIN and NIC. Additionally, he has authorized several industry specific handbooks on GST and made a significant contribution to the technical guide on GST audit released by the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. As a national speaker on GST, he's been invited to speak at various prestigious events organized by the esteemed body ICAI. His expertise and insights are widely acknowledged. He will enlighten us today on the latest updates about 2024 GST recommendation. Over to you, G. Thank you and good afternoon, everyone. Let me yes. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट्स में जो रिसेंटली सर्कुलर्स इशू हुए, उसके बाद सेंट्रल टैक्स एंड रेट नोटिफिकेशन के बारे में, और पिछले हफ्ते ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड द बजट. इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के संबंधित बजट के चेंजेस डिस्कस करेंगे. पहले चीज, जब सर्कुलर्स की बात आती है, हमें यह समझना है कि जो नाम सर्कुलर बोल के लिखा है, इसका मतलब है कि ये ना तो एक्ट को बदल रहा है, ना तो रूल्स बदल रहा है. सर्कुलर को हमें ऐसे जानना है कि एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है. अगर एक्ट में एक प्रोविजन लिखा हुआ है, वो किस तरीके से टैक्स ऑफिसर या टैक्स पेयर उसको समझना है, उसके बारे में सर्कुलर इशू किया जाता है. बहुत सारे सर्कुलर इशू किए हैं 53rd काउंसिल मीटिंग के बाद. आज हम थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स है उसको पिक किया हूं, वो पेश करता हूं आपके सामने. जो भी आपको डाउट्स लगती है, जैसे जैसे मेरा बातचीत चल रही है, जो भी आपको डाउट्स लगती है, आपकी डाउट्स चैट के माध्यम से क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में डाल दीजिए. हर एक सेक्शन के बाद मैं आपका कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर कर देता हूं. पहला चीज, सर्कुलर नंबर 207. गवर्नमेंट ने नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के आधार पर लिटिगेशंस डिपार्टमेंट के तरफ से कम करने के लिए एक नया स्कीम लेकर आए हैं. उनके हिसाब से अगर डिपार्टमेंट अपील जाना चाहता है तो मिनिमम इतना थ्रेशोल्ड लिमिट रहना है, उसके ऊपर का लायबिलिटी जो बनती है खाली वही चीज को अपील में जाएंगे. आज की तारीख में हम देखेंगे कि हमारा 2017, 18, 18, 19, 19, 20 ये 3 साल का हमारा ऑडिट्स या ASMT 10 या सेक्शन 67 इन्वेस्टिगेशंस खत्म हो चुके हैं, कोई एक दो बचे कुछ छोड़ के. इस सभी चीजों में अगर डिपार्टमेंट ने कुछ पेनाल्टी निकाल दी तो हम क्या करेंगे? अपील में जाएंगे. अगर एसी से नोटिस डिमांड ऑर्डर आया DRC 07, हम APL 01 जॉइंट कमिश्नर के सामने रखेंगे. वरना जॉइंट कमिश्नर से आए तो ADC या कमिश्नर ज्यूरिस्डिक्ट के हिसाब से हम अपील में जाएंगे. जब अपील में जाएंगे, कुछ चीजों में हमारा फेवरेबल आएगा, कुछ चीजों में हमारा अगेंस्ट आएगा. और जहां जहां हमारा फेवर में आता है, डिपार्टमेंट की हक बनती है कि वो अपील में जाए अगेंस्ट द ऑफिसर जिसने ऑर्डर इश्यू किया. उनकी तरफ से नहीं नहीं ये इंटरप्रिटेशन गलत है, ऐसा होना है बोल के वो अपील में जाएंगे. जब डिपार्टमेंट अपील में जाएंगे, डिपार्टमेंट भी जाएगा ट्रिब्यूनल के पास. मान लीजिए ट्रिब्यूनल में भी मेरे को फेवरेबल मिला तो डिपार्टमेंट जाएगा हाई कोर्ट में. अगर हाई कोर्ट भी मेरे को फेवरेबल में दिया है तो डिपार्टमेंट जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास. अब ये सभी चीजों में सर्कुलर 207 में क्लियरली लिख दिया है कि 20 लाख के ऊपर लायबिलिटी बनती है
तभी आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, एक अपील फाइल करोगे। जब मुद्दा हाईकोर्ट की आती है, 1 करोड़ के ऊपर लायबिलिटी रहेगी तभी आप हाईकोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़ की लायबिलिटी है, उसके ऊपर है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे, वरना आप अपील में नहीं जाएंगे अनलेस अदरवाइज वो मैटर अगर फ्रॉड के रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रिलेटेड है, तो मॉनिटरी लिमिट की वैल्यू नहीं रहेगी। अदरवाइज इन ए नॉर्मल केसेस दे हैव ए फिक्स्ड लिमिट कि इतने के ऊपर ही हम अपील में जाएंगे। वो हमारा सर्कुलर 207। आगे बढ़ते हैं सर्कुलर 209 के बारे में। 209 की सर्कुलर है जो अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, 10 सबसेक्शन 1 में एक नया प्रोविजन लेकर आए थे, सीए बोल के, क्लॉज सीए में ये बातचीत होती थी कि अनरजिस्टर्ड बायर्स की, जब मैंने अनरजिस्टर्ड बायर को अगर मैं माल बेच रहा हूं तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना है। मान लीजिए आप दिल्ली करोल बाग से कुछ माल खरीद रहे, आप करोल बाग जा रहे एंड सामने दुकान वाले से अक्रॉस द काउंटर से ही आप कुछ माल पकड़ के खरीद के वापस आ रहे हैं, तो दुकानदार क्या जीएसटी लगाएगा? दिल्ली का सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा या कुछ और लगाएगा? अगर आप दिल्ली के वाले हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी बनेगी, या आप राजस्थान से तो आईजीएसटी बनेगी। भले वो माल काउंटर के आगे काउंटर से ही बेच रहे, दुकानदार माल कहीं लेकर नहीं जा रहा है, वो जो कस्टमर आया है वो खुद लेकर जाएगा। अगर कस्टमर ने उसका एड्रेस राजस्थान बोल के सौंप दिया तो राजस्थान की आईजीएसटी लगनी चाहिए। ये हमारा 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सीए ऑफ आईजीएसटी एक्ट बोलती है। अब मुद्दा क्या है कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में, अब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मैं रजिस्टर्ड हूँ दिल्ली का, रजिस्टर्ड हूँ मतलब मैं रहता हूँ दिल्ली में, और मान लीजिए मेरे पिताजी एंड फैमिली वाले राजस्थान में। अगर मेरे को कुछ माल खरीद के उनको भेजना है तो मैं अमेजोन में जब मैं ऑर्डर करता हूँ, डायरेक्ट मैं डिलीवरी एड्रेस राजस्थान लिख देता हूँ। इमेजिन दिल्ली का सप्लायर है, माल दिल्ली से जा रहा है, मैं बैठा हूँ दिल्ली में, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। इन ए नॉर्मल कोर्स 10(1) सीए आप देखोगे, 10(1) सीए के हिसाब से मेरा एड्रेस दिल्ली का है, सप्लायर दिल्ली का है, तो जीएसटी लगना है, सीजीएसटी एसजीएसटी दिल्ली का लगना है। बट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आप अमेजोन या किसी भी चीज में जाओ, आप कहाँ के हो बोलने की जरूरत नहीं है। गूगल में सिंगल साइन ऑन है, या मोबाइल नंबर चिपका दो, ओटीपी आएगा, ओटीपी से वैलिडेट करके अंदर चले गए, वेबसाइट के अंदर घुस गए। उसके बाद एक ही चीज वो देखता है कि आपका माल पेमेंट हुआ, डिलीवरी कहाँ होना है। इस समय पे अगर रिसिपिएंट का एड्रेस पता नहीं है, ये सिचुएशन में मैं दिल्ली से हूं बोल के सिस्टम को मैं नहीं बोल रहा हूं, बट मैं मटेरियल ऑर्डर कर रहा हूं, मेरे रिश्तेदार जो राजस्थान में बैठे हैं या मेरे रिश्तेदार जो पंजाब में बैठे हैं, उनको मैं कुछ गिफ्ट भेज रहा हूं, तो तब कौन सी जीएसटी लगनी है? तो सर्कुलर बोल रही है अगर एड्रेस राजस्थान की है तो राजस्थान की जीएसटी लगेगी, एड्रेस पंजाब की है तो पंजाब की जीएसटी लगेगी। अब ये दूसरी बात है, मैं बेंगलोर में, मैं दिल्ली में हूँ या कहीं पे हूँ, उससे मतलब नहीं बनती अभी, क्योंकि वो डिटेल्स में ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैं दिया नहीं। वो बन गई हमारी सेकंड सर्कुलर। अब तीसरी सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 210। ये हमारा सर्कुलर 199 से मिलती जुलती है। हमारा सर्कुलर 199 में बोला गया कि अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन चल रही है तो ओपन मार्केट वैल्यू में जाना है। रूल 28 बोलती है ओपन मार्केट वैल्यू
जो भी है उस हिसाब से बिल करना है। अगर सामने वाले पार्टी को फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है तो जो भी इनवॉइस में लिखेंगे वही ओपन मार्केट वैल्यू होगा। अब ये सर्कुलर तो खाली डोमेस्टिक का दिया हुआ है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या होगा? तो सर्कुलर 210 में दिया गया, मान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी वही होगी जो डोमेस्टिक में होगा। बस एक चीज की कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, माने सामने वाला जो आपसे मटेरियल खरीदेगा या सर्विस खरीदेगा उसको पूरा इनपुट टैक्स रहना है। अगर रहेगा तो ये तो रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन बन गई, तब तो जीएसटी की एडिशनल लायबिलिटी नहीं बनती। तो सर्कुलर 199 एंड 210 दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कवर करने के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर 211। अब 211 में ये बोलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कुलर है, बहुत लोगों को यूजफुल भी हो सकती है। हमारा 17, 18, 19, 20 ये सालों में रिवर्स चार्ज लायबिलिटी की ज्यादा ज्ञान नहीं थी टैक्स पेयर के पास, और कुछ कुछ चीजों में ऐसे होते हैं कि ऑफिसर ने गवर्नमेंट को, सरकार को जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन के तौर पे दिया था, ऑफिसर ने बोला उसका भी रिवर्स चार्ज में भर दो। अभी ऑफिसर के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, मेरा जीएसटी कलेक्शन बढ़ाओ। वो किसी भी तरह ढूंढ के कुछ भी लायबिलिटी खड़ा करने के लिए बैठा था। अब रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी डालना है तो डाल दिया। रिवर्स चार्ज का एक खूबियत है कि अगर मैंने पे किया, जिस महीने में मैं पे करता हूं उस महीने में आईटीसी में ले सकता हूं। अब 17, 18, 18, 19 या 19, 20 की लायबिलिटी जो ऑफिसर ने निकाल रहा है वो आज की तारीख में 23, 24 या 24, 25 में ये साल वो लायबिलिटी निकाल रहा है। मैं मान लूं कि अच्छा मैं रेमिट करता हूं, मैं पे करता हूं, मेरे को इनपुट क्रेडिट तो दो, तो ऑफिसर बोलेगा आप पे कर दो पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? 16(4) की टाइम लिमिट है, वो साल की क्रेडिट आप अगले साल में लेना था, आपने नहीं लिया, तो बात खत्म। इसको फुल स्टॉप रखने के लिए 211 सर्कुलर ने, गवर्नमेंट ने बोला कि 16(4) के मुताबिक जो भी क्रेडिट लेना है, जिस साल का भी क्रेडिट लेना है, वो अगले साल 30 नवंबर तक मिलेगा। और क्रेडिट लेने का बुनियाद क्या है? अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट होती खुद की सेल्फ टैक्स इनवॉइस। अब सेक्शन 31 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में सेल्फ टैक्स इनवॉइस, अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आप कुछ माल खरीदते हो, आपको खुद की एक सेल्फ टैक्स इनवॉइस चालान जनरेट करनी पड़ती है। अगर 17, 18 से लेके 22, 23 तक आपने सेल्फ टैक्स इनवॉइस मान लीजिए अप्रैल 23 में जनरेट किया, तो आपको क्रेडिट लेने का टाइम मिलती है अप्रैल 23 से, विच इज 23, 24 के साल का टाइम लिमिट बनती है 30 नवंबर 24, तब तक आपको क्रेडिट मिलेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। जहां भी आपका केसेस अभी नोटिस या अपील में पड़ा हुआ है, आप बोल सकते हो हमने 3B के माध्यम से पे करके हम आज की डेट पे आईटीसी ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 212 का। अब 212 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलर है एंड सभी को काम बढ़ाने वाला सर्कुलर है। सेक्शन 15(1) बोलता है हमारा जो भी लायबिलिटी बनती है इनवॉइस में आप देते हो उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आगे बढ़ के 15(2) में बोलते हैं कि उसके अलावा आपने ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, जो भी एडिशनल खर्चा वगैरह मांग रहे हो वो भी जोड़ के टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब बात आती है 15(3) की। उसमें बोला जाता है कि अगर आपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देने का वादा करते हैं और वो वादा फुलफिल करने के लिए उसको कुछ कंडीशंस मीट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने बोला कि आप इतने 1 लाख का माल उठाया तो आपको एडिशनल 5% मिलेगा, या 3 दिन के अंदर पे करेंगे तो इतना मिलेगा, 1 महीने में पे करेंगे तो मैं थोड़ा इतना डिस्काउंट दूंगा, सो वगैरह वगैरह आपने कुछ उसको प्रॉमिस किया।
और वादे के मुताबिक अगर उसने फुलफिल किया, आप उसको एक क्रेडिट नोट देंगे। अब क्रेडिट नोट होता क्या है? सो मान लीजिए वो 1 लाख रुपए देना है, अब वो आपने एग्री किया 5,000 डिस्काउंट देंगे, तो 1 लाख को दे दिया, 5,000 उसको आप क्रेडिट नोट के तौर पे डिस्काउंट देंगे। अब जब आप क्रेडिट नोट दे रहे हो उनको, ये क्रेडिट नोट मेरा लायबिलिटी भी घटाएगा। पहले मैं 1 लाख के ऊपर टैक्स बनाया था, अभी मैं 95,000 के ऊपर ही टैक्स जमा करूंगा। और 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में सब क्लॉज 2 ये बोलती है कि अगर सप्लायर का लायबिलिटी घटाना है तो सामने वाला वो रिसिपिएंट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या पता वो रिड्यूस किया या नहीं किया, मैं तो जीएसटीआर 1 में भर दिया, वो 2B में दिख रहा है, वो अपने आप 3B में जा रहा है कम वैल्यू, तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो? अब सरकार बोल रही नहीं, तेरे को ही पूछेंगे, क्योंकि आपका कंडीशन है अगर क्रेडिट का लायबिलिटी कम कर रहे हो क्रेडिट नोट का, तो इंश्योर करो आगे वाला आईटीसी ना लिया। अब मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूं? मैकेनिज्म नहीं है। तो उसके लिए सर्कुलर ने बोला मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कस्टमर से एक डिक्लेरेशन ले लीजिए, हाँ मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया। अगर आप डिक्लेरेशन नहीं लेते हो तो आपका लायबिलिटी घटेगा नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी क्रेडिट नोट के आधार पे डिस्काउंट देके रिड्यूस कर रहे हो वैल्यूज, सप्लायर से एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। और रही बात हर एक डिक्लेरेशन सप्लाई 5 रुपए 10 रुपए का भी चाहिए, 1 लाख का भी चाहिए, हाँ सबका चाहिए। एक और कंडीशन है, अगर टैक्स अमाउंट 5 लाख से ऊपर गई तो एक सीए की सर्टिफिकेट लेने पड़ेगी, और सीए बोलेगा कि हाँ ये रिसिपिएंट ने आईटीसी 3B में या डीआरसी 03 में कुछ भी जोड़ के रिवर्स कर दिया बोल के, दे विल गिव वन मोर एंड नोटिस अलाइनमेंट। सो 212 सबकी काम बढ़ाने वाला है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो आपको क्रेडिट नोट का लायबिलिटी घटेगा नहीं। एंड ये सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को सौंपना है? आंसर इज नो, डिपार्टमेंट को देने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट जब भी ऑडिट के आता है या ASMT 10 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स करते हैं, 65 ऑडिट या 67 इन्वेस्टिगेशन में, इन चीजों में उनको जब ऑडिट करता है फलाना फलाना डॉक्यूमेंट उनके हाथ में सौंपना है और कुछ नहीं। रही 213 की टैक्सेबिलिटी ऑन रीइंबर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये सर्कुलर आई थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बहुत सारे टैक्स पेयर्स के ऊपर लगा रहे थे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या था? बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज में क्या होते हैं, यूएस में उनका हेड ऑफिस रहता है और इंडिया में एक ब्रांच रहता है। नाउ इंडिया का ब्रांच हो तो होता है 100% सब्सिडरी होता है। सो यूएस का जो ब्रांच है, यूएस का जो हेड ऑफिस है, वो 100% इंडिया शेयर होल्डिंग का पेरेंट होती है। अब इंडियन एंटिटी में जो एम्प्लॉइज है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये पेरेंट कंपनी का शेयर्स उनको दिया जाता है। अब जब पेरेंट कंपनी का शेयर्स दिया जाता है, ईसॉप में हमें पता है कि ईसॉप विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट। 100 रुपए का शेयर में अगर 10 रुपए में एम्प्लॉय को दे रहा हूं तो 90 रुपए शेयर प्रीमियम डाल के वो एम्प्लॉइज परक्विजिट्स डाल के बुक्स में खर्चा दिखा के खाली 10 रुपए कैश आता है, बट वो माल जो एम्प्लॉय को दे रहा हूं 100 रुपए का है। तो इस हिसाब से जो खर्चा जो पेरेंट कंपनी का होता है वो इंडिया का सब्सिडरी उनको वापस दे देता है, क्योंकि एम्प्लॉयज तो इंडियन कंपनीज के हैं। तो जब इंडिया के सब्सिडरी पेरेंट को दे रहे, बहुत सारे टैक्स ऑफिसर्स वो पकड़ के अरे टैक्स मिल गई, ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, इंपोर्ट आपने जमा नहीं किया। अगेन यहाँ सर्कुलर ने केयरफुली एनालाइज किया कि भाई आप बात चल रही है शेयर्स की, शेयर्स खरीद के दे रहे। अब शेयर्स
is not under GST. Reimbursement of shares is outside the GST. दूसरी बात, ये तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ट्रांजैक्शन हो गई. एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ट्रांजैक्शन में जीएसटी कहाँ बनती है? तो इसके ऊपर जीएसटी लगना नहीं है बोल के 213 का सर्कुलर में आया. उसके बाद 216 और 195 सर्कुलर में एक बहुत ही रिलेशनशिप है. सर्कुलर 195 में वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी में अगर जब माल देंगे उसका आईटीसी कैसे होगा बोल के एक्सप्लेन किया गया. अब लायबिलिटी का एक्सप्लेनेशन 195 में नहीं था, तो 216 का सर्कुलर ये बोलता है कि ओरिजिनल मटेरियल के साथ जब भी आप कुछ माल बेच रहे हो उसके साथ अगर आप वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हो, ये वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी हमें सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस के तौर पे हम ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज ओरिजिनल माल के साथ जा रहा है, तो इसको हमें सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा. मान लीजिए आप एक कार बेच रहे हो और वो उसका टैक्स रेट है 28% और 10 लाख में आप कार बेच रहे हो और कस्टमर को बोलेंगे सर आप एडिशनल आप 25,000 अभी पे करेंगे ना, 2 साल तक आपकी ये आइटम्स कुछ भी रिपेयर आ गया तो हमारे तरफ से मुफ्त है, हम फ्रीली रिपेयर कर देंगे. अब जो वो 10,25,000 जब पे कर रहे हैं, वो 25,000 अलग से आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानना चाहिए, उसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स के तौर पे मानना पड़ेगा. सो वो एक सर्कुलर आया था. नेक्स्ट सर्कुलर 218, व्हेन आई इंपोर्ट some services from the parent, it should be in the nature of service import. बहुत सारे टाइम पे एफिलिएट से इंडियन एंटिटी लोन लेता है. जब एफिलिएट से लोन लेते हैं और लोन के लिए हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट. सो डिपार्टमेंट कैन नॉट लेवी इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑन इंटरेस्ट और ऑन लोन. एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट ये भी नहीं बोल सकता है कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ठीक नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से ये लोन को हम प्रोसेसिंग चार्जेस ऐड कर देंगे, वो भी नहीं कर सकता है. अनलेस अगर कोई इंडियन एंटिटी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस बोल के किसी को पे किया, तभी जाके उसके ऊपर लेवी होगा. ना इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी रहेगा, ना लोन के ऊपर जीएसटी रहेगा. एक हमें क्लैरिटी मिला 218 सर्कुलर पे. आगे बढ़ते 221. ना ये माना कि एन्युटी पेमेंट्स अंडर HAM हैम प्रोजेक्ट्स, ओके, हाईवे रोड्स पे होते. सो हाईवे रोड पे एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जब कोई सड़क बना रहा है और टेंडर पे जाते हैं, L1 कैसे किसको बोला जाएगा? जो बोलता है कि मेरा रोड का लेइंग खर्च 10 करोड़ है, उसके बाद 5 साल में मेंटेन करता हूं. कोई और टेंडर करेगा, मुझे 9 करोड़ चाहिए, मैं 6 साल मेंटेन करता हूं. सो L1 रोड प्रोजेक्ट्स में खाली अमाउंट के हिसाब से भी नहीं जाता है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस कितने साल कौन करेगा उस हिसाब से जाता है. अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें 8 करोड़ रोड बनवाने में ही जाएगा और 2 करोड़ बनती है उसका मेंटेनेंस. अब हम एक एग्जांपल ये पकड़ते हैं कि किसी ने टेंडर किया 10 करोड़ का और 10 साल मेंटेन करने का वादा कर दिया एंड टेंडर उसको चला गया, और टेंडर के हिसाब से टेंडर के मुताबिक उसको हर एक साल 1 करोड़ का पैसा दिया जाएगा. अब भले 8 करोड़ रोड लगाने के लिए, 2 करोड़ मेंटेनेंस के लिए, बट मैंने पेमेंट एग्री किया हूं, मैंने एक करोड़ आपको 1 साल दूंगा, एक साल में 10 साल तक 1 करोड़ दूंगा. उस चीजों में टाइम ऑफ सप्लाई होगा क्या? अब बहुत सारे केसेस में जीएसटी ऑफिसर ने 8 करोड़ जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फर्स्ट साल में ही जीएसटी लगाने का शुरू सोच लिए.
मान लीजिए 8 करोड़ में 8 साल पहले जीएसटी लगा रहा हूं और दूसरा बंदा हर एक साल एक एक करके दे रहा है, वो 8 करोड़ 8 साल में दे रहा है। अब 8 साल में 18% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो इंटरेस्ट ही टैक्स अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑफिसर ने लगा दिया टैक्स। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था रोड बनवाना, आपने बना दिया तो अब टैक्स पे कर दो। सो ये सर्कुलर ने बोला ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो भी है उसमें अगर इंस्टॉलमेंट के स्कीम से कोई पे कर रहा है, वही इंस्टॉलमेंट्स में आपको टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते 224 की 224 की सर्कुलर है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी तक बनी नहीं है। अगर फर्स्ट अपील में जॉइंट कमिश्नर अपील से कोई भी ऑफिसर आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, रिकवरी ऑफिसर रिकवर नहीं करेगा अगर टैक्स पेयर चाहता है कि वो उसकी बात आगे पहुंचनी चाहिए, फर्स्ट अपील में जाएगा। अगर कोई अपील में जाएगा तो आपको उनको रिकवरी में नहीं करना। एक चीज आपको ध्यान करना है कि सेकंड अपील में 20% रिमिट करना था, वो प्री डिपॉजिट 20% ये बजट में 10% तक कम कर दिए गए। अगर प्री डिपॉजिट रिमिट हो गया तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। सेक्शन 78 79 में बोलता है कि अगर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है आपको एंड आपने वो टैक्स जमा नहीं किया 3 महीने के अंदर, तो वो रिकवरी पे चला जाएगा। वो रिकवरी को रोकने के लिए अगर प्री डिपॉजिट पे किया हुआ तो ये सर्कुलर बोलता है कि कोई भी उसको रिकवर नहीं करेगा। 225 कॉर्पोरेट गारंटी। नाउ हमने अभी अभी देखा 195 to 11 रिलेटेड पार्टी के हिसाब से कुछ भी ट्रांजैक्शंस चल रहे तो जो भी इनवॉइस वैल्यू है उसके हिसाब से ही टैक्स जमा करना है, रूल 28 बोलती है। बट 23 अक्टूबर 2023 से 28 सब रूल 2 डाला गया। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सब रूल 28 सब रूल 1, मतलब 28 सब रूल 1 को ओवरराइड करते हैं अगर ये ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट गारंटी के रिलेटेड है। तो कॉर्पोरेट गारंटी के चीज में 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज लोन। मान लीजिए देयर इज अ पेरेंट कंपनी ए, सब्सिडरी कंपनी बी, सब्सिडी कंपनी को कोई लोन नहीं दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला चलो मैं आपको लोन देता हूं बट आपका पेरेंट को मेरे को गारंटी देना पड़ेगा। और पेरेंट मान लीजिए गारंटी देता है, अच्छा मैं गारंटी देता हूं उसको लोन दे दो, अगर उसने रीपे नहीं किया मैं कर दूंगा। तो सर्कुलर बोलता है ये जो 10 लाख का लोन आपने दे दिया, एसबीआई ने बी को दे दिया, ए ने उसका गारंटी दिया, वो गारंटी के लिए गारंटी कमीशन लगाते कितना 1%, मतलब 10,000 का गारंटी कमीशन लगवाते, 10,000 के ऊपर 18% ए को चुकाना चाहिए। और ए के पास पैसा आया ही नहीं, बट इट इज डीम्ड एज ए कंसिडरेशन। नाउ ये सर्कुलर में और भी आगे बोला गया ये इंडियन रिलेटेड पार्टीज को ही एप्लीकेबल होगा। अगर रेसिपिएंट इंडिया में है तो ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट, रेसिपिएंट को अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है तो रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं तो इनवॉइस नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज वो रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन बन गई है। और लास्ट सर्कुलर पे आते हैं 226 के, आईजीएसटी पे करके मैं जब भी जीरो रेटेड एक्सपोर्ट करता हूं मैं आई कैन डू विथ एक्सपोर्ट। सो ड्यूटी जमा करके ड्यूटी रिफंड ले सकता हूं या आईटीसी का रिफंड ले सकता हूं। अगर मैंने ड्यूटी जमा करके रिफंड ले लिया और रिफंड के लिए मेरा सेपरेट एप्लीकेशन नहीं भरूंगा, जो मेरा शिपिंग बिल होती है वही मेरा रिफंड एप्लीकेशन है। अगर मेरे को रिफंड आ गई है उसके बाद कुछ प्राइस बढ़ गई, मान लीजिए मैं कस्टमर को 1 लाख पे बेचने के लिए पूछ रहा हूँ, बोला नहीं 95,000 है तो बेचो वरना नहीं। अब मैं डिस्कशन चल रही है, इन द मीन टाइम मेरे को माल बेचना है तो मैं बोला
आपका मैनेजमेंट तक अप्रूवल आने तक रोकते हैं, बट मैं अभी अभी तो फिलहाल बेच रहा हूँ, आपको माल भी बेच रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ 95,000 के। उसके बाद अप्रूवल आ गया मैनेजमेंट से 1 लाख का, तो 5,000 का एडिशनल पैसा मेरे को फॉरेन वेंडर से मिल रहा है। अभी मेरे को फॉरेन कस्टमर से जब पैसा मिल रहा है, मतलब अलग से सबसे अलग से मैं एक्सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नया शिपिंग बिल भी नहीं रहेगा, बट ये 5,000 के लिए फिर से मेरे को टैक्स जमा करना पड़ेगा एंड रिफंड लेना पड़ेगा। तो RFD 01 में ये भी इंक्लूड किया गया, अदर्स कॉलम में आप रिफंड भर दो, हम रिफंड दे देंगे। बट आप वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ कि आपने बातचीत चल रही है, आप दिखाओ कि पैसा आ गया, एक CA से सर्टिफिकेट ले लो कि ये ना एक्सचेंज अप्रिसिएशन नहीं है एंड जेन्युइनली इसका प्राइस अपवर्ड आके पैसा आया, सो ये प्रूव कर लो एंड आप रिफंड वापस ले सकते हो। जितने भी सर्कुलर्स आए थे उसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स जो भी है हमने चुन के आपके सामने पेश किए हैं। अगर सर्कुलर्स में कुछ डाउट है, नोटिफिकेशंस के आगे जाने से पहले अगर किसी को कुछ सर्कुलर्स में डाउट है, आप चैट के माध्यम से आपका क्वेश्चंस लिख दीजिए, हम क्वेश्चंस देख लेंगे एंड कुछ भी क्वेश्चंस है तो यहाँ अभी आंसर कर लेते हैं। किसी को क्वेश्चन है अब तक का जो सेशन चला हुआ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस कुछ भी है बीच बीच में आप क्वेश्चन में डाल दीजिए, हम देखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम नोटिफिकेशंस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। GSTR 1A नया इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये GSTR 1A क्या है? अब GSTR 1A इंट्रोड्यूस दिया जा रहा है अगर आपका GSTR 3B का लायबिलिटी, अगर GSTR 3B का आउटवर्ड लायबिलिटी R1 से आउटवर्ड का लायबिलिटी आ रहा है एंड आपका GSTR 2B से इनवर्ड का लायबिलिटी आ रहा है, इनवर्ड का ITC आ रहा है, दिस इज योर लायबिलिटी एंड दिस इज योर ITC। नाउ गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कैन 3B को मैं लॉक कर दूं, 3B को मैं लॉक कर दूं। आज की डेट में भी ऑटो पॉपुलेटेड है। अब ऑटो पॉपुलेटेड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लॉक करने की। अब लॉक करने की मतलब क्या है? लॉक करने का ये मतलब है मैं 3B में कुछ भी चेंजेस करने के लिए परमिट नहीं करूंगा। चेंजेस करने के लिए परमिट नहीं करूंगा मतलब आज की डेट में भी आप 5% से आप कुछ चेंज करेंगे तो आपको रेड मार्क में दिखेगा। सो इफ यू आर मेकिंग एनी चेंज बियॉन्ड 5% वो रेड मार्क में दिखेगा। तो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहता है कि आप चेंज ही मत करो। तो ये चीज आ गया था, अगर मैं चेंज नहीं करूंगा, अब मेरा लायबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है घट गई है, वो कैसे मैं चेंज करूं? अब ITC तो पक्का है, 2B में जो आ रहा है वो वही ITC है, बट बाकी का लायबिलिटी में चेंज करूं कैसे? उसके लिए GSTR 1A इंट्रोड्यूस किया है। नाउ वो 1A क्या है? मान लीजिए, एंड एक और सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, 75 सबसेक्शन 12। 75 सबसेक्शन 12 में ये भी बोला गया कि GSTR 1 में जो भी लायबिलिटी है आपकी वो एज्यूम्ड लायबिलिटी है। अगर वो वन में कुछ अपनी टर्नओवर लायबिलिटी दिखाए आपको पे करना ही होगा। नाउ गलती से मेरा अकाउंटेंट ने 1 लाख का मेरा टर्नओवर था और वो डॉट हट गया और जब रिपोर्ट कर रहा था 1 लाख बन गई है 1 करोड़। 1 करोड़ के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बन गई है 1 करोड़ के हिसाब से 18% 18 लाख। मेरा टर्नओवर ही था 1 लाख एंड टैक्स लायबिलिटी था 18,000, अभी वो बन गया 18 लाख। अब कौन जमा करेगा? इसको तो मेरे को करना पड़ेगा, 3B में घटाऊंगा। अभी 3B लॉक हो गया तो मैं घटाऊंगा कैसे? उसके लिए GSTR 1 ये इंट्रोड्यूस किया। GSTR 1 में क्या करेंगे हम? हमारा GSTR 1 ये महीने का GSTR 1 हम अमेंड कर सकते हैं। जो भी मैंने 1 में डाला हूं वो चीज हम अमेंड कर सकते हैं।
अब अमेंडमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं। अमेंडमेंट अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है, या कुछ चीज में भूल गया हूं, एंट्री नहीं किया हूं, उसको एंटर भी कर सकता हूं, राइट। जो 1 लाख का एंट्री किया हूं 1 करोड़ कर सकता हूं, या 1 करोड़ का एंट्री किया हूं 1 लाख कर सकता हूं, या एंटर ही नहीं किया हूं उसको नया एंटर भी कर सकता हूं। सो बिटवीन GSTR 1 टू GSTR 3 ये दोनों चीज के डेट का बीच का पीरियड में 1A फाइल हो सकता है। अब दोनों चीज का बीच का पीरियड क्या है? मेरा 1 का फाइलिंग डेट कब है? 11 तारीख को 1 फाइल करना है, और 22 को 3 भी फाइल करना है। ये दोनों को बीच का डेट नहीं है। मान लीजिए मैं 5 तारीख को 1 फाइल करता हूं, तो 6 तारीख से 1A अवेलेबिलिटी रहेगा, और मैं 3 भी फाइल करता हूं 25 तारीख को, तो 25 तारीख तक मैं 1A फाइल कर सकता हूं। सो ये नया नोटिफिकेशन आया है कि 1A के लिए। सो 3B अभी लॉक करने के लिए प्रयास चल रही है। अगर ये लॉक हो गया तो अगर कुछ भी आप चेंजेस करना है तो आप खाली 1A के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी फाइल करना है क्या? नहीं, जिस महीने में करेक्शंस करना है उसी महीने में फाइल करना है। अगर करेक्शंस नहीं है तो फाइल करने की जरूरत नहीं है। एक बार फाइल करेंगे बस हो गया, अब बार बार 1A फाइल नहीं कर सकते। और तीसरी बात, 1A में आप GSTN अमेंड नहीं कर सकते, एंड 1A वाइन फाइल करने के तुरंत ओपन होगा, 3B फाइल करने के बाद बंद हो जाएगा। जो भी आप 1A में एंट्री करेंगे वो वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट होगा 3B में। भले आप क्वार्टरली स्कीम में हो IFF फाइल कर रहे हो, या मंथली स्कीम में हो कि मंथली फाइल कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में आपको क्रेडिट ने लायबिलिटी ऑटोमेटिकली 3B में दिखेगा। ये प्रोविजन है, कस्टमर का GST नंबर 1A में चेंज नहीं कर सकते। वो चेंजिंग वाला प्रोविजन दिए नहीं है। आपको वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट GST नंबर, आपने रामू को बेचा बट गलती से राजू के नाम डाल दिया, अब 1A में राजू को रामू नहीं कर सकते हो। अगले महीने का R1 में वो राजू को रामू कर सकते हो। ये महीने में खाली नया एंट्री डाल सकते हैं, या एंट्री अमाउंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। जिस हिसाब से 1A फाइल होती है उस हिसाब से 2B भी दिखेगा। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप 11 तारीख को 1 भरते हैं, ठीक है, एंड 12 तारीख को आप 1A भरते हैं, तो ये मान लेता हूं मैं आपका जुलाई, ठीक है, ये भी जुलाई। तो होता क्या है, जब 11 तारीख को 1 भरते हैं, ये डेटा आपका 2B में, जुलाई का 2B में आ जाएगा। ये जो 12 तारीख को आप फाइल करते हो, ये डेटा जाएगा अगस्त का 2B में, ये डेटा जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं। हमने 5 जुलाई को R1 फाइल किए, एंड 8 जुलाई को 1A फाइल किए। ये समय पे ये दोनों डेटा जुलाई के 2B में दोनों डेटा चला जाएगा। जब आप 11 तारीख के अंदर, जब आप 11 तारीख के अंदर फाइल करते हो 1A, उसका डेटा भी 2B में वही महीने में 2B का चला जाएगा। ये भी बहुत ध्यान में रखने वाला चीज है। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। R9 में कुछ चेंजेस आए हैं। GST R9 में कॉलम 4 G1 इंट्रोड्यूस किया गया। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो 9(5) में टैक्स रिमिट करना है, वो पहले 4A 4 में भी दिखा रहे थे, उनको अलग सा कॉलम दिया गया 4G1। अभी ओला उबर मान लीजिए, उस तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर जितने भी उनको टैक्स
रेमिट करना है वो टैक्स वो 4G1 में दिखाना पड़ेगा, GSTR 9 में। ये इस साल से चेंज आया है। अगर वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है तो वो 5C1 में दिखाएंगे। एंड उसका क्लैरिफिकेशन भी आ गया। एक और नया फॉर्म आ गया, APL 05 एंड 07 विथड्रॉयल फॉर्म, रूल 113A इंट्रोड्यूस किया है। अपील फाइल करने के बाद आप अपील को भी विथड्रॉ कर सकते हो। गवर्नमेंट भी विथड्रॉ कर सकता है, टैक्स पेयर भी विथड्रॉ कर सकता है। यू कैन, वाई डू यू वांट टू विथड्रॉ अपील? मेरे को अभी मैं फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर मान रहा हूँ, उनको ऑर्डर सही लग रहा है विथड्रॉ कर रहा हूँ, या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर सही लग रहा है विथड्रॉ कर रहा हूँ, या वो अपील में रेक्टिफिकेशन में डाला हूँ, वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसके बाद मैं वापस अपील में आऊंगा, या डिपार्टमेंट बोलेगा मैं 5 लाख के ऊपर अपील में चला गया, मॉनिटर लिमिट के ऊपर है, मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, या एनी अदर रीजन। आप एमनेस्टी स्कीम आ रहा है, एमनेस्टी स्कीम में जाऊंगा, मेरे को अपील नहीं चाहिए, कुछ भी रीजन डाल के विथड्रॉ कर सकते हो। रेट रिलेटेड चेंजेस, इंपॉर्टेंटली क्या क्या चेंजेस हुआ? कार्टन बॉक्सेस के ऊपर जो 18% था उसको 12% में लेकर आ गया। HSN 48 चैप्टर 48 में जो भी बॉक्सेस कोरोग्रेटेड एंड नॉन कोरोग्रेटेड पेपर बोर्ड को 12% में लेकर आए। मिल्क कैन, वो भले आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम किसी भी चीज से आप बनाओ, बट अगर वो मिल्क कैन बना रहे हो, अगर HSN 73 में जा रहा है या 76 में जा रहा है, उसका एक ही रेट माना जाएगा, 12% रेट जाएगा। सोलर कुकर्स को 12% लेकर के आ गए। ब्रूडर्स जो पोल्ट्री फूड होती है उसको भी 12% लेकर आए। ये हुई हमारा चेंजेस सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन और रेट नोटिफिकेशन के हिसाब से। ये 53rd काउंसिल में चेंजेस हुआ। किसी को कुछ डाउट्स है तो बजट प्रपोजल्स देखने से पहले अगर कुछ डाउट्स है तो आप चैट के माध्यम से आप लिख सकते हैं, हम आपका क्वेश्चंस लेंगे। All right. Subiksha ji, is my voice and the presentation is clear, right? Yes, yes, it's All clear. right. No problem. So हम आगे बढ़ते हैं। लाइक 3:50 होने को है और 10-15 मिनट में कवर करने के लिए ट्राई करते हैं। बजट में क्या चेंजेस आया है एंड क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस आपको ध्यान में रहना है, वो चेंजेस हम देख लेते हैं। पहला चेंज हुआ है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। हम सभी जानते हैं अल्कोहल जीएसटी में नहीं है। अब ईएनए भी जीएसटी से हट गया। तो बहुत सारे जीएसटी काउंसिल में चर्चा हो रहा था ईएनए को इंक्लूड करूं ना करूं। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारे हाई कोर्ट में चले गए थे। उसके बाद काउंसिल्स में प्रॉपरली डिस्कस करने के बाद अल्कोहलिक लिकर को हम एक्साइज में लेना आते हैं तो ईएनए भी वहीं पे आएगा। अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, तो वो ईएनए को टैक्स लगाएंगे। अगर वो ईएनए ह्यूमन कंजम्पशन वाला है तो टैक्स नहीं लगेगा, मतलब जीएसटी से हट के रहेगा। वो 9 सबसेक्शन 1 जो चार्जिंग सेक्शन होती है वो सेक्शन को अमेंड करके ईएनए में उसके अंदर लेकर आएगा, पहला चीज। सेकेंड, शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शंस, जो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस चलती है इंश्योरर की, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इंश्योरेंस करना पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी भी डी रिस्क करने के लिए एक को इंश्योरेंस लीड इंश्योरर रहेगा, दूसरा को इंश्योरर रहेगा। जो प्रीमियम कस्टमर से लीड इंश्योरर लेके को इंश्योरर को जब बांटेंगे तो ये बोला गया कि ये तो आपस में रेवेन्यू बांट रहे हैं। जो लीड इंश्योरर का जो प्रीमियम था वो प्रीमियम स्प्लिट कर रहे हैं, ये थोड़ी खर्चा है। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, अगर लीड इंश्योरेंस ने जीएसटी प्रीमियम पे कर दिया है ग्रॉस के तौर से तो को इंश्योरर को पे करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट 11A बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लेकर आए थे। अब जानते हैं कि बहुत सारे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में 7,500 के ऊपर चर्चा चल रही थी। उसके बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को 18% देना था, बट रेस्टोरेंट सेलर्स को 5% पे देना था। तीसरी बात, वो पेइंग गेस्ट, वेदर वो रेसिडेंशियल रेंट लेंगे या एकोमोडेशन सर्विस है, ऐसे बहुत सारे चीजें चलती रहती है कंफ्यूजन के हिसाब से। बीच में सर्कुलर्स आते हैं, चलो इसको ऐसे पे करो। अब जो पहले हो गया था उसको भूल जाओ। जो ट्रेड प्रैक्टिस में जो हुआ था वो सही है, जो 5% पे किए थे वो भी सही, तुम भी सही हो, जो पे नहीं किया तुम भी सही हो, जो 18% पे किया तुम भी सही हो। जो हो गया वो हो गया। आज की तारीख से आप ऐसे पे करो, सर्कुलर बोल दिया। अब सर्कुलर के पास पावर है क्या बोलने के लिए? तो सेक्शन 11A इंट्रोड्यूस हो गया। वो जीएसटी काउंसिल को एम्पावर करती है इस तरह के डिसीजन लेने के लिए, जो रेगुलराइज करने के लिए ट्रेड प्रैक्टिस में जीएसटी कम लेवी किया, लेवी नहीं किया, वो सभी चीजों को रेटिफाई करने के लिए 11A इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट 16 सबसेक्शन 4 एंड 31(3)(f) सेल्फ टैक्स इनवॉइस, अभी सर्कुलर में हमने डिस्कस किया। अभी वो एक्ट में भी लेकर आए कि एक्ट में ही नहीं था प्रोविजन कब करना है, वो सभी एक्ट में लेकर आए थे। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस के लिए रजिस्टर करते हैं उनको अनरजिस्टर्ड तौर के डील करो, वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। सो अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ जब बिजनेस करते हो किस तरह के आप ट्रांजैक्शंस डील करते हो, उसी तरह गवर्नमेंट टीडीएस को भी अनरजिस्टर्ड मान लो। उस हिसाब से जीएसटीआर 7 में भी चेंजेस लाए गए। हाँ, उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी कंडीशंस रहेगा। तो जो भी गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी कंडीशंस में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ना तो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी भी वापस नहीं मिलेगा, या वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो पेमेंट हुआ वो उसको भी वापस नहीं मिलेगा। पहले हमारा रूल 96 सब रूल 10 में एडवांस ऑथराइजेशन बेनिफिट जो लिए वो ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी करके एक्सपोर्ट करके वापस रिफंड नहीं ले सकते, वो कंडीशन था। अब उसको पूरा सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में जो था उसको पूरा ही चेंज करके जिसको भी एक्सपोर्ट ड्यूटी कंडीशन है वो ना तो आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है ना तो ड्यूटी का क्रेडिट ले सकता है। उसके बाद सेक्शन 70 में जब भी किसी को समन्स आता है तो बंदा किसको समन्स आता है उसी को जाना है। एंड बहुत सारे टाइम ये समझ में ना आता समन्स हुआ किसको, कंपनी के नाम पे समन्स चिट्ठी चली जाते हैं, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर जाना है या सीएफओ जाना है, कौन जाना है वो भी पता नहीं। पहले एक्साइज जमाने में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजंस था, तो 70 सबसेक्शन 1A में नया इंसर्शन लेके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी समन्स अटेंड कर सकता है बोल के एक प्रोविजन आ गया। आगे बढ़ते 74A which is non levy short levy. Now both 73 and 74 has been merged and new section आया 74A। इसका मैं डिटेलली डिस्कस करता हूं, दो और एक बजट अमेंडमेंट्स देके वी विल डिस्कस। ट्रांजिशनल क्रेडिट में आईएसडी क्रेडिट जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कंडीशन था कि इनवॉइस पहले आना है, सर्विसेज भी पहले आना है, वही को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परमिट करते हैं। जीएसटी में एम्बिग्विटी था, इनवॉइस आ गया बट सर्विस बाद में लिया, उसको आईएसडी के तौर पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वैल्यूड नहीं है। तो ये एक्ट में बोला गया कि जो 1 जुलाई 2017 से पहले जो भी इनवॉइसेस आया उसका क्रेडिट सर्विस बाद में लिया वो भी ट्रांजिशनल क्रेडिट के तौर पे माना जाएगा एंड इट इज वैलिड। देन एक सनसेट क्लास दिया गया एंटी प्रॉफिटरिंग। एंटी प्रॉफिटरिंग के जितने भी केसेस है
वो ट्रिब्यूनल में जाएगा एंड वो प्रिंसिपल बेंच हियर करेगा। इस हिसाब से ट्रिब्यूनल के प्रोविजंस में भी चेंज किया गया, वो बाद में देखेंगे। 74 ये नया सेक्शन जो है उसको हम देखेंगे। स्क्रीन को ध्यान से देखिए। पहला कॉलम 73, 74, 74 ये तीन कॉलम अलग से डाला हूं। 73 होता था केसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, फ्रॉड नहीं है तो 73 में जाना है, अगर फ्रॉड या विलफुल सप्रेशन है तो 74 में जाना है। 74A इज ए यूनिफाइड अप्रोच, एक नया सेक्शन आया है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफिसर होते थे वो 74 में नोटिस इश्यू करते थे। हम आर्ग्यू करते हैं हमारे साथ फ्रॉड हुआ क्या है, मैंने आपको P&L दिया, बैलेंस शीट दिया, सभी इंफॉर्मेशन दिए थे, मैं इसको ये रेट पे एज्यूम किया, आप ये रेट पे एज्यूम कर रहे हो, मैंने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, मैं फ्रॉड कैसे बन सकता हूँ? तो वही आर्ग्यू कर रहे थे। तो कमिश्नर बोलेगा हाँ आपकी बात सही है, चलो अब फ्रॉड में आओगे नहीं, मैं ये केस 73 में वापस कर रहा हूँ। अब जब ये केस 73 में वापस हो रही है, वो टाइम तक ओरिजिनल नोटिस टाइम पे इश्यू नहीं किया, सो देन अगेन वो केस टिकती नहीं थी। तो ये कंफ्यूजन उठाने निकालने के लिए 74A लागू किया। अब टाइम लिमिट्स चेंज हो गए। 73 में हमारा नोटिस 3 साल, एनुअल रिटर्न के 3 साल के अंदर ऑर्डर आना था, वो लास्ट लाइन में देख, लास्ट पेज में देख रहे हैं, उसका 3 महीने पहले नोटिस आना था। और 74 में ऑर्डर आना था 5 साल के अंदर, ऑर्डर हमें 5 साल के अंदर आना था, और 5 साल से 6 महीने पहले हमें नोटिस आना था। ये दोनों को मर्ज करके 74 में ये बोला गया कि आपका एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 42 मंथ्स, मतलब 3 साल 6 महीने के बाद नोटिस मिलेगा आपको मैक्सिमम, उसके आगे नोटिस मिलना नहीं चाहिए। उसके बाद जब भी नोटिस आता है उसके 12 महीने के अंदर, जब भी नोटिस आता है उसका 12 महीने के अंदर ऑर्डर इश्यू करना। सो थोड़ा ये अर्लियर स्टाइल ऑफ लिटिगेशन मैनेजमेंट पे चले गए। और पेनल्टी क्या है? 73 में शोकॉज नोटिस से पहले कुछ भी नहीं था, शोकॉज नोटिस का 30 दिन में पे कर रहा हूँ तो भी कुछ भी नहीं है, उसके बाद 10%। अभी क्या हुआ, बोले 30 दिन बहुत कम है, वो कंसल्टेंट से करना है, फंड से अरेंज करना है, तो थोड़ा 30 दिन मुश्किल हो जाएगा, तो उसको 60 डेज करते हैं। अगर आप 60 दिन के अंदर आप टैक्स जमा कर देते हो तो आपको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी हिसाब से अगर ये इवेजन केसेस में पहले भी 30 दिन था, उसको परसेंटेज वही रिटर्न किए, परसेंटेज में कुछ चेंजेस नहीं है, बट अगर वो 60 दिन में आप जमा कर देंगे तो उस हिसाब से 15, 25, 50 या फुल अमाउंट ऑफ द टैक्स को पेनल्टी तौर पर माना जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है बजट में, सो सभी लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल का मैं बोल दिया हूँ, एंटी प्रॉफिटरिंग प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगा, एंड सेंटर में प्रेसिडेंट आ गया, बट ट्रिब्यूनल अभी भी फॉर्म नहीं है, तो गवर्नमेंट एक अलग डेट से ट्रिब्यूनल कब फाइल करना है नोटिफाई करेंगे, अभी तक आया नहीं, वो आएगा। लास्ट प्री डिपॉजिट हमें था 10% जब आप फर्स्ट अपील में जाएंगे और 20% सेकेंड अपील में जाएंगे, अब कर दिया। फर्स्ट अपील में भी 10% देना है, सेकेंड अपील में एडिशनली और एक बार 10%, टोटली 20% में आप सेकेंड अपील में जा सकते हो। एक 74A की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमनेस्टी स्कीम आया है 128A। अब 128A बोलती है कि आपके जो भी नोटिस थे 73 के हिसाब से, कौन से साल के, 17, 18, 18, 19, 19, 20, ये 3 साल के जो भी नोटिस है आपका, अगर आप टैक्स पे कर देंगे आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ किया जाएगा। अगर आप टैक्स पे कर देंगे इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ किया जाएगा। नाउ अगर आपका नोटिस 74 में था, बट जब आप अपील में गए, अपील में बोला ठीक है ये 73 ही हो सकता है, वो भी केसेस कवर होते हैं। आपका ऑर्डर
पेंडिंग है एजुकेटिंग अथॉरिटी में या ऑर्डर आ गया, आप अपील में ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, सभी केसेस कवर होंगे। इसके लिए आपको जो भी टैक्स बनती है या ऑर्डर में एडिशनल टैक्स आती है, दोनों जोड़ के आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जब आप पे करेंगे फुल टैक्स, देन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का वेवर हो जाएगा। और ये स्कीम, अगर एरोनियस रिफंड आप ले रहे हो तो ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं होगा, 74 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप अपील में जा रहे हो तो आप अपील को विथड्रॉ करना पड़ेगा। एमनेस्टी ये स्कीम में जा रहे हो तो अपील विथड्रॉ करने के बाद करना पड़ेगा। एमनेस्टी स्कीम यूज करने के बाद आप फर्दर अपील नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आप एमनेस्टी में भर दिया बट अपील में फिर से जाओगे, वो अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक और चीज है, ये डेट कब तक है अभी नोटिफाई नहीं हुआ, क्योंकि जो अमेंडमेंट हुआ खाली सीजीएसटी एक्ट में, अलग अलग स्टेट्स का एसजीएसटी एक्ट अमेंड होगा, उसके बाद आएगा। मेरे हिसाब से 53rd काउंसिल में बोला गया 31 मार्च 25 तक, तो टाइम लिमिट देंगे। वो टाइम लिमिट में आप रेमिट कर देंगे टैक्स, पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी जितना भी है वो पूरा वेवर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सर्कुलर नोटिफिकेशंस एंड एक्ट रिलेटेड चेंजेस है अब तक जो आई है। अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चन है, ये मेरा मेल आईडी है venu@vnv.ca, आप मेल डाल सकते हैं। एंड जोहो के और भी कुछ क्वेश्चन है एंड कुछ चीज जानना है तो जोहो के टोल फ्री नंबर पे भी आप सपोर्ट टोल फ्री नंबर या support.india@zohobooks.com पे आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड जोहो की सॉफ्टवेयर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सभी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन आपका चैट के माध्यम से चैट में डाल दीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। एंड कुछ क्वेश्चन है तो देख लेंगे। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है आप चैट में लिख सकते हैं। Thank you, G, for this session. I hope this was really helpful. Thank you all for so much for joining us. Bye. थैंक यू।